चुका है। यदि आप नियमित रूप से हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो गीतांजलि क्लासेस एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको पूरा कक्षा उत्तर प्रदेश स्पेशल का मिल जाएगा। ठीक है, उसी क्रम में अब महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, तो आज ये भाग 3 है ना। इससे पहले 2 वीडियो आपको मिल गया होगा, ठीक है ना। तो आज ये तीसरा भाग है, ठीक है, और उसके बाद एक छोटा सा भाग और रहेगा, है ना। आज की वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, ठीक है ना, और सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण रहेगी, ठीक है। इससे कम से कम आपको 4 से 5 प्रश्न उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं। चलिएगा, पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में यानी कि यूपी के देश में, उत्तर प्रदेश का देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जनसंख्या के आधार पर तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। किसका? उत्तर प्रदेश का। अगर हम बात करें कि प्रथम स्थान किसका है, तो प्रथम स्थान राजस्थान का आता है। किसका आता है? राजस्थान का। अगर हम बात करें कि दूसरा स्थान किसका आता है, तो मध्य प्रदेश का आता है। और तीसरा अगर हम बात करें तो किसका आता है? महाराष्ट्र का आता है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। क्लियर पॉइंट? अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कह रहा है कि माता टीला, बहुत इंपॉर्टेंट बांध है भाई, माता टीला बांध नदी पर स्थित है। यानी कि किस नदी पर स्थित है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। माता टीला बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। किस पर है? बेतवा नदी पर है। और स्थान भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो स्थान भी आप लिख लीजिएगा, यह झांसी में स्थित है। कहां पर? झांसी में। क्लियर पॉइंट? देखिएगा, ये गंगा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। गंगा के बाद में, बिल्कुल ध्यान से समझना है, गंगा के बाद में यहां से यमुना आती है और प्रयागराज में मिल जाती है। किससे? गंगा में, है ना। प्रयागराज के पास गंगा में मिल जाती है। क्लियर पॉइंट? ये आपकी गंगा नदी है, ये आपकी यमुना नदी है, और यमुना की ही सहायक नदी है एक सिंध, है ना। सिंध है, वास्तव में सिंध है। सिंध से पहले क्या आती है? चंबल आती है। चंबल, सिंध, और यहां पर बिल्कुल ध्यान समझिएगा, ये आपका बेतवा है। कौन सी नदी है? बेतवा। तो बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है? यमुना गंगा की सहायक नदी है। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो झांसी में ये बात बना हुआ है, माता टीला बांध, और ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आइएगा तीसरे प्रश्न पर आते हैं। देखिएगा, तीसरा प्रश्न ये कह रहा है कि देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, यानी कि 2018 में कौन था? महाराष्ट्र था। पॉइंट क्लियर है? 2018 में गन्ना उत्पादन में जो प्रथम स्थान था वह किसका था? महाराष्ट्र का। अब यहां पर बिल्कुल ध्यान समझिएगा, अगर वर्तमान शब्द आता है कि वर्तमान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो देखिएगा ये क्रम बदलता रहता है। कभी महाराष्ट्र पहले स्थान पर आ जाता है, कभी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आ जाता है। लेकिन अगर खाली आपसे ये पूछा जाए कि गन्ना उत्पादक में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। लेकिन वर्तमान में क्या होगा? वर्तमान शब्द आ जाता है तो वहां पर आंकड़े आपको देखने होते हैं। क्लियर है पॉइंट? कि इस वर्ष महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है या उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। क्लियर है पॉइंट? आइएगा चौथा पॉइंट देखिएगा, यूपी में वर्तमान में राष्ट्रीय
राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? राष्ट्रीय उद्यान के स्थान पर वह आपको नेशनल पार्क भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है? नेशनल पार्क। तो वास्तव में आपको पता है एक ही है, और उसका भी नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दुधवा। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलेगा अगला पॉइंट। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है समझिएगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, BHU कहते हैं, की स्थापना कब की गई? तो कब की गई, प्रश्न को समझिएगा, ये नहीं पूछा है। पहला पॉइंट तो यही है कि बनारस में ही स्थित है, अर्थात वाराणसी में स्थित है। क्लियर है पॉइंट? दूसरा प्रश्न क्या बना है कि कब इसकी स्थापना की गई? इसका एक थोड़ा सा इतिहास भी है, समझिएगा। 1916 में इसकी स्थापना की गई थी, और किस पैक्ट के द्वारा की गई थी? तो यह भी लिख लीजिएगा, लखनऊ पैक्ट द्वारा क्या हुआ था? इसकी स्थापना की गई थी। लखनऊ पैक्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना और मजूमदार साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा था। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? मजूमदार और मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, क्लियर है? पॉइंट आ रही है बात समझ में? तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था किसकी स्थापना में? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में। क्लियर है? कब हुआ था? 1916 में। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आपके। आइएगा छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो आंसर लिख लीजिएगा। देखिएगा, यहां पर तो बात की गई है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, लेकिन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो प्रयागराज में स्थित है। क्या नाम है भाई? लिख लीजिएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अगला प्रश्न देखिएगा, सातवां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, सी टेट, ठीक है, और सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। आइएगा अगला प्रश्न देखिएगा, सातवां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम, यहां पर शब्द देखिएगा क्या दिया है, संस्कृत महाविद्यालय। संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना वास्तव में 1791 में की गई थी। कब? 1791 में। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अगला प्रश्न देखिएगा, आठवां प्रश्न, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला वकील कौन थी? यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला वकील, तो नाम लिख लीजिएगा आप, कैरेनेलिया सोराव जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेनिया, ठीक है, लिया सोरावा जी। कभी कभी होता क्या है, खाली पूरा नाम ना देकर सोरावा जी भी दे देता है, तो आप सोरावा जी से इसको याद रखिएगा। क्लियर है पॉइंट? आइएगा, ये इसको रफ कर देते हैं, समझिएगा। आगे आपको इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, वीडियो में बने रहिएगा, है ना। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो ये समझिएगा कि 4-5 नंबर आपके पक्के हो गए हैं, 4-5 नंबर आपके पक्के हो गए हैं। आइएगा नवा प्रश्न देखिएगा। नवा प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जा रहा है। प्रश्न को समझिएगा, अगर ऐसे भी दे दिया, लैंग्वेज यही रहेगी कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, तो तब भी आंसर वही बनेगा, क्या? पीलीभीत। कौन सा बनेगा? पीलीभीत।
क्लियर है पॉइंट। और अगर आपसे यह पूछ लिया गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, तब भी आंसर क्या बनेगा? पीलीभीत। पीलीभीत आपका आंसर बनेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सॉरी लखीमपुर खीरी है, सॉरी लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, क्लियर पॉइंट क्या है? लखीमपुर खीरी। वो आगे चलिएगा, चलिए ठीक है, आइएगा समझिएगा। 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न क्या है कि जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जीएसटी, आप कमेंट बॉक्स में हमें जीएसटी की फुल फॉर्म बताइएगा, हिंदी में भी क्या कहते हैं जीएसटी को, और इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म क्या। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, आइए। जीएसटी का सबसे पहले कोर्स शुरू करने वाले विश्वविद्यालय का नाम क्या है? अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, लैंग्वेज ये भी बन सकती है कि जीएसटी का सबसे पहले पढ़ाई कराने वाला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आप आंसर लिख लीजिएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें सबसे पहले जीएसटी का कोर्स कराया जा रहा है। ठीक है, आइएगा 11वां प्रश्न देखिएगा। 11वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश का रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। तो किस रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। तो इसका नाम क्या है? मुगल सराय रेलवे स्टेशन जो है उसका नाम बदल दिया गया है। क्या कर दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय उसका नाम कर दिया गया है। आइएगा अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न ये कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि औद्योगिक नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के, इसको अंडरलाइन करिएगा, न्यू क्रैचिंग इसको अंडरलाइन करिएगा, बनाने के लिए गठन किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उद्योग नीति के अंतर्गत यानी कि और ज्यादा प्रोत्साहन हो उद्योग में उत्तर प्रदेश में, पॉइंट क्लियर है, उसको मद्देनजर रखते हुए क्या किया गया? न्यू क्रैचिंग बनाने के लिए क्या किया गया? उसका गठन किया गया, उसका नाम पूछा गया है। तो लिख लीजिएगा, मेक इन यूपी। ठीक है, इसके अंतर्गत ही क्या किया गया है? न्यू क्रैचिंग बनाने का गठन किया गया है। क्लियर पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 13वां प्रश्न देखिएगा। 13वां, वर्तमान में यूपी सरकार द्वारा, इसको अंडरलाइन करिएगा, एडवांस लाइफ सपोर्ट, इसको अंडरलाइन करिएगा, इन्वर्टेड कॉमास में भी करिएगा। ठीक है, एम्बुलेंस सेवा का या सेवा के अंतर्गत एम्बुलेंस सेवा दी गई। तो कितनी एम्बुलेंस दी गई है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेशन, ठीक है, के सेवा के अंतर्गत कितनी एम्बुलेंस सेवा दी गई है। तो संख्या याद रखिएगा, 250।
कितनी 250, है ना। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है। चलिएगा 14वां प्रश्न देखिएगा। भारत में यूपी अग्रणीय उत्पादक राज्य है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको कंफ्यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। देखिएगा गेहूं के मामले में तो फर्स्ट नंबर किसका है, उत्तर प्रदेश का। अब अगर हम बात करें चावल, तो चावल में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, सेकंड है। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है। प्रथम स्थान पर कौन है, कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको, चलेगा। ऑप्शन है आपका पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आइएगा कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। कमेंट में हमेशा बुद्धिजीवी आते हैं, है ना। आ रही है बात समझ में, जो पढ़ते हैं वही कमेंट करते हैं। आइएगा 15वां प्रश्न, ढोला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इन्वर्टेड कॉमास में करिएगा। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है, लोकप्रिय है। तो वास्तव में आप समझिएगा, जो मेरठ वाली बेल्ट है ना, मेरठ वाली, ठीक है, वास्तव में आगरा, आंसर तो आपको आगरा पर क्लिक करना है, लेकिन आगरा से मेरठ में भी इसका क्या होता है, गीत को गाया जाता है। लोकगीत हमने सारे पढ़ा दिए हैं, ध्यान रखिएगा। ढोला लोकगीत पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। क्लियर है पॉइंट। आइएगा अगला प्रश्न देखिएगा, 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है। अब बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको, यहां पर हम 3-4 लिखेंगे और वे सारे के सारे उत्तर प्रदेश का ही है। चरकुला बहुत पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि चरकुला कहां का लोक नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश का है। अगला लिखिएगा दादरा, दादरा लोक नृत्य कहां पर है, उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कर्मा, ठीक है, जनजाति द्वारा होता है कर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है कर्मा, तो ये भी उत्तर प्रदेश में ही होता है। आप नोट करके एक चीज और लिख लीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि मुरिया, मुरिया कहां का लोक नृत्य है, तो मुरिया वास्तव में राजस्थान का लोक नृत्य है। कहां का, राजस्थान का लोक नृत्य है। पॉइंट क्लियर है, आ रही बात समझ में। कभी कभी होता क्या है, मोस्टली ऐसा ही होता है कि जोड़ो मिलाओ में आपको प्रश्न मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पर जोड़ो मिलाओ में आपको प्रश्न मिल जाएंगे, पूछा जाएगा विभिन्न में से कौन सा अलग है, बताइएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आता है, 17वां प्रश्न देखते हैं। यहां से प्रश्न निश्चित आने हैं भैया, कंफर्म है, यहां से प्रश्न निश्चित आने हैं। इस वीडियो से आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे एग्जाम में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं। पूछा जाता है कि 17वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा सोनभद्र। सोनभद्र ऐसा राज्य है जो कितनी सीमाओं से घिरा हुआ है, कमेंट करके बताइएगा जरा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। हाँ तो बताइए कौन सा जिला है भाई, जहां पर सबसे ज्यादा जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है, तो आंसर क्या होगा आपका, सोनभद्र, है ना। सोनभद्र सबसे, इसके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, सबसे दक्षिणी जिला है, सबसे दक्षिणी जिला। पॉइंट क्लियर है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सोनभद्र है। आइएगा 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के नगरों में से एक में नगर निगम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नगर निगम नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा भाई, देखिएगा फैजाबाद ऐसा नगर है जिसके अंतर्गत नगर निगम नहीं है। कौन सा, फैजाबाद, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फैजाबाद।
तो फैजाबाद ऐसा नगर है जिसके अंतर्गत नगर निगम नहीं है। आइएगा 19वां प्रश्न देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है कि मोती लाल, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी का नाम मोतीलाल है, तो नेहरू, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो मोतीलाल बाल संग्रहालय आगरा में स्थित है। कहां पर? आगरा में स्थित है। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अगला प्रश्न देखिएगा, 20वां प्रश्न क्या कहता है? 20वां प्रश्न ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कल्प योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है भाई, पूछी जाती है ये, कल्प योजना संबंधित, कल्प योजना संबंधित है। तो कल्प योजना किससे संबंधित है? अब देखिएगा, बिल्कुल ध्यान समझना है, इसका आंसर लिख लीजिएगा, प्राथमिक शिक्षा से। किससे? प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब कभी कभी होता क्या है कि प्रश्न ऐसे भी बन जाता है कि कल्प योजना किससे संबंधित है, तो आपको प्राथमिक शिक्षा न देकर आपको शिक्षा दे दी जाती है ना। ऑप्शन में क्या रहेगा? ऑप्शन में रहेगा शिक्षा, फिर रहेगा प्राथमिक शिक्षा, फिर रहेगा उच्च शिक्षा, फिर रहेगा विश्वविद्यालय। तो आपका आंसर क्या होगा? प्राथमिक शिक्षा। पॉइंट क्लियर है, आइएगा समझिएगा। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न क्या कह रहा है? 21वां प्रश्न ये कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, ध्यान रखिएगा, यानी कि NW1, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, NW1 कहां से लेकर कहां तक? तो हल्दिया से, हल्दिया को किससे जोड़ता है? प्रयाग राज से जोड़ती है, जोड़ती है। अब देखिएगा, इससे ही संबंधित आपके 3 प्रश्न बन रहे हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, सबसे बड़ा जल राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो NH1 ही सबसे बड़ा क्या है? जल राष्ट्रीय, राष्ट्रीय जल मार्ग है। अब दूसरा प्रश्न क्या बनेगा? दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि हल्दिया को कहां से? प्रयागराज से जोड़ने वाला जल मार्ग कौन सा है? तो NH क्या है? NH, NW, ध्यान रखिएगा, NH का मतलब नेशनल हाईवे, वो सड़कों के लिए प्रयोग किया जाता है, और NW जो है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वह जल मार्गों के लिए प्रयोग किया जाता है। पॉइंट क्लियर है। तो हल्दिया से लेकर कहां तक? प्रयागराज। अब आपसे तीसरा प्रश्न ये बनेगा कि ये किस नदी पर है? तो ये वास्तव में गंगा नदी पर है। ठीक है, क्या है? गंगा नदी। पॉइंट क्लियर है, आइएगा अगला प्रश्न समझिएगा। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रदेश के जनपद, प्रदेश के जनपद, 1 मिनट होल्ड करिएगा। हाँ, आइएगा, प्रदेश के जनपद, चलिए ये लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिएगा। प्रदेश के जनपद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नैमिषारण, तीर्थ स्थल है। तो ये वास्तव में तीर्थ स्थल कहां पर है? नैमिषारण तीर्थ स्थल कहां पर है? देखिएगा, आपसे जिला पूछा गया है। क्या पूछा गया है? जिला। इसके बारे में बताएंगे क्यों महत्वपूर्ण है इसको, इसलिए परीक्षा में पूछा जाता है। पहले तो आंसर लिख लीजिएगा, सीतापुर में। कहां पर? सीतापुर में। अब दूसरी चीज क्या है कि यहां पर हुआ क्या है ना, इंद्र से अपनी हड्डियों, अपनी हड्डी से ब्रज बनवाया था। पॉइंट क्लियर है? इंद्र से अपनी हड्डी का ब्रज बनवाया था किन्होंने? नैमिषारण ने। क्लियर है पॉइंट, है ना? आइएगा अगला प्रश्न है
23वां प्रश्न, 23वां प्रश्न कहता है हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो वास्तव में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, ध्यान रखिएगा, आ रही है बात समझ में, ये मेरठ में स्थित है। कहां पर? इसका ज्यादा क्षेत्रफल कहां पर है? मेरठ में स्थित है। कुछ क्षेत्र इसका इसमें आता है, बिजनौर में भी आता है, कुछ क्षेत्र इसका मुजफ्फरनगर में भी आता है। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य में पूरा आपको पढ़ाया हुआ है ना। आइए, आप गीतांजलि क्लासेस एप्लीकेशन पे भी हमारे से जुड़ सकते हैं। आइएगा 24वां प्रश्न देखिएगा। 24वां प्रश्न ये कह रहा है कि हाँ, ये मेरठ से ही संबंधित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से भी है, ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से भी है। कभी आपसे सरदार वल्लभ भाई पटेल आलू संस्थान केंद्र भी पूछ लिया है तो उसका आंसर भी क्या होगा? मेरठ ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे जोड़ो मिलाओ में है ना, जोड़ो मिलाओ में है। तो देखिएगा 25वां प्रश्न क्या कहता है, आपसे एक तरफ दिया जाएगा शहर और एक तरफ दिया जाएगा आपसे हवाई अड्डा। ठीक है, अब जोड़ो मिलाओ में आपसे पूछ लिया जाता है। तो देखिएगा लखनऊ जो है, लखनऊ के हवाई अड्डे का नाम क्या है? कहां पर स्थित है? अमोसी में। कहां पर? अमोसी में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वाराणसी में कौन सा हवाई अड्डा है, तो बाबतपुर में। ठीक है, अगला अगर आपसे पूछा जाए कानपुर में, तो चकेरी। क्या नाम है? चकेरी। अगर आपसे पूछा जाए आगरा का, आगरा हवाई अड्डा कहां पर है? तो खेरिया में है। कहां पर? खेरिया में। ये प्रश्न आपको जोड़ो मिलाओ में मिलेंगे, निश्चित है, कंफर्म है, ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइएगा इसको रफ कर देते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। आगे प्रश्न इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मिलेंगे भैया आपको। ठीक है, और ज्यादा महत्वपूर्ण आपको प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। क्या होते हैं? बार बार रिपीट होते हैं। आइएगा अगला प्रश्न देखिएगा। हाँ, अगला प्रश्न 32वां देखिएगा, नृत्य की शैली यूपी की देन है। आपसे प्रश्न बना है कि वह कौन सी नृत्य शैली है जो उत्तर प्रदेश की देन है? वह कौन सी नृत्य शैली है जो उत्तर प्रदेश की देन है? तो आपका आंसर क्या होगा? कथक। ठीक है, कथक आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। क्लियर है पॉइंट? आप अच्छा एक चीज बताइएगा, हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम ही बता देते हैं, उत्तर प्रदेश का दिवस कौन सा है? पूछा जाता है उत्तर प्रदेश दिवस कौन सा है, तो 24 जनवरी है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, 24 जनवरी। अगला प्रश्न देखिएगा 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न क्या कह रहा है? 33वां प्रश्न ये कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सॉरी प्रदेश कौन सा है? तो आपका आंसर क्या होगा भाई? उत्तर प्रदेश। आपका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। लेकिन ये जनसंख्या के आधार पर है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा। क्योंकि पहले स्थान पर क्या आता है? पहले स्थान पर राजस्थान है, दूसरे स्थान पर कौन सा है? दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, और तीसरे स्थान पर कौन सा है? तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है। तो चौथे स्थान पर सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न ये कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा अलग होती है, राजकीय अलग होती है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर हिंदी हमने है ना, हिंदी की 23 वीडियो पढ़ी है हमारी, तो वहां पर जाकर आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर आपको हिंदी भी मिल जाएगा, है ना। तो भारत की राजकीय भाषा हिंदी का जन्म या जन्म स्थली की कर लीजिएगा, कि जन्म स्थली
कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? तो आंसर लिख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। भारत की राजकीय हिंदी जो भाषा है उसकी जन्म स्थली जो है वह किसको कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। आइएगा अगला प्रश्न देखिएगा, 35वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? देखिए मैनचेस्टर क्या है? एक स्थान का नाम। वास्तव में इंग्लैंड में अर्थात लंदन में एक स्थान है मैनचेस्टर। तो वहां पर सूती वस्त्र का कार्य ज्यादा होता है ना, सूती उद्योग वहां पर बहुत ज्यादा है, कपड़ा उद्योग। तो उसी को आधार बनाते हुए क्या कहा गया? तो उसी को आधार बनाते हुए कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसको? कानपुर को। ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे भारत का मैनचेस्टर, तो अहमदाबाद है, सूरत के पास ही पड़ता है अहमदाबाद, है ना, गुजरात में। तो अहमदाबाद को कहा जाता है। आ रही है बात समझ में? कोटम्बुर जो है उसे किसका मैनचेस्टर कहा जाता है? वो भी आप हमें बताइएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? और भारत का रूर प्रदेश किसको कहा जाता है? चलिए इसको हम बता देते हैं। भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है, क्योंकि कहां पर, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जर्मनी में दो नदी बहती हैं, एक रूर और एक राइन। तो रूर और राइन के जो बीच का क्षेत्र है उसे ही रूर प्रदेश कहा जाता है, और वहां पर कोयला उत्पादन ज्यादा होता है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को? क्योंकि वहां से कोयला पर्याप्त मात्रा में मिलता है, तो इसीलिए उसको भी रूर प्रदेश कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर पठार। चलिएगा आगे चलिएगा। ये नाम शब्दावली वाले भी प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं। 36वां प्रश्न देखिएगा। पूछा जाता है कि सूफी संत हाजी वारिस अली की मजार कहां पर है? तो इनकी मजार देवा शरीफ में है। कहां पर? देवा शरीफ। अब आप पूछेंगे कि सर देवा शरीफ कहां पर है? तो देवा शरीफ वास्तव में बाराबंकी में, पॉइंट क्लियर है? इसमें है बाराबंकी। लखनऊ से 23-24 किलोमीटर दूर है बाराबंकी, है ना, वहीं पे है। आ रही है बात समझ में? जब आप लखनऊ से बाराबंकी की ओर चलेंगे तो तब आपको देवा शरीफ भी मिल जाएंगे। आइएगा अगला प्रश्न देखिएगा। 37वां प्रश्न क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है? तो आंसर लिख लीजिएगा 316। कितनी? 316 है। अगला ही प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न आपसे पूछा जाता है ना, कि हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का संबंध किस जिले से है? तो आपका आंसर क्या होगा? प्रयागराज। इनका जन्म यहीं पे हुआ था, लिख लीजिएगा 29 अगस्त को इनका जन्म हुआ था। क्लियर पॉइंट। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है 39वां। पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना कोमा लगा के सरस्वती के मिलन को कहते हैं। तो आपको पता ही है क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। और कहां पर मिलती है? लिख लीजिएगा संगम। और मिलती कहां पर है? तो प्रयागराज में मिलती है। कहां पर? प्रयागराज में जाकर ये आपस में मिलती है। अगला प्रश्न देखिएगा। 40वां प्रश्न क्या कहता है? 40वां प्रश्न ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सदस्य यानी कि कितने सदस्य लोकसभा के लिए निर्वाचित होते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, 80। सबसे ज्यादा लिख लीजिएगा, सर्वाधिक लोकसभा सदस्य कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में। कितनी है? 80। क्लियर पॉइंट। आ रही है बात समझ में? देखिएगा कभी कभी होता क्या है कि
आपसे जब प्रश्न पूछा जाता है तो घुमाकर आपसे प्रश्न बन जाता है। तो आप गीतांजलि क्लासेस पर हमारे से जुड़ सकते हैं। वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस भी चलती हैं, अर्थात पॉलिटी की क्लास भी चलती है, और आपकी यूपी स्पेशल की क्लास भी वहां पर चल रही है। ठीक है, तो आप वहां पर भी हमारे से जुड़ सकते हैं। आइएगा 41वां प्रश्न देखिएगा। पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर क्या होगा भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 403। अब कभी कभी आपसे राज्यसभा की भी पूछ ली जाती है। किसकी? राज्यसभा। तो राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 31। इसको भी नोट आउट कर लीजिएगा। प्रश्न अब देखिएगा घुमाकर कैसे बनेगा। आपसे पूछ लिया जाएगा, ये तो विधानसभा पूछ लिया गया। कभी कभी होता क्या है कि आपसे देखिएगा, जो संसद होती है, जो संसद है भारत की, उसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति अभिन्न अंग होते हैं। तो संसद के 2 सदन होते हैं। एक को कहा जाता है, कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। एक सदन को कहा जाता है राज्यसभा और दूसरे को क्या कहा जाता है? लोकसभा। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि विधानमंडल, शब्दावली का ध्यान रखिएगा, विधानमंडल में कितने सदन होते हैं? तो देखिएगा, बिल्कुल ध्यान समझना है, विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं। 2 सदन कौन कौन से होते हैं? पहले उनको समझ लेते हैं। 2 सदन कौन कौन से हैं? एक को कहा जाता है जो प्रधान होता है, अर्थात उच्च सदन होता है, उसे विधानसभा कहा जाता है, और जो निम्न सदन होता है उसे क्या कहा जाता है? विधान परिषद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधान परिषद उसको कहा जाता है। पॉइंट क्लियर है? अब जरूरी नहीं है कि सभी में विधान परिषद हो, है ना? कमेंट करके बताइए कितने राज्य हैं। ऑप्शन दे रहे हैं 7, 8, 9। ठीक है, 7, 8, 9 ये ऑप्शन है आपके। अब ये संख्या है, इतने ही राज्यों में विधान परिषद स्थित है। क्लियर है पॉइंट? वह राज्य की बाध्यता नहीं है कि दोनों ही सदन रखने हैं विधानमंडल के अंतर्गत। वह मर्जी है कि आप रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है, आइएगा अगला प्रश्न देखते हैं। यहां से प्रश्न भैया निश्चित आने हैं, ये कंफर्म है, आप समझ लीजिएगा। यहां से प्रश्न आपको निश्चित मिलेंगे हर एग्जाम में, चाहे वह यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वह यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, चाहे वह एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वह टेट हो, कोई भी टेट। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। अगला प्रश्न है 43वां कि राज्यों में से भारत की कुल पोलियो प्रभावित जनसंख्या की, इसको अंडरलाइन करिएगा, 82% निवास करती है। तो कहां पर? उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। यानी कि राज्यों में से भारत की कुल पोलियो, है ना, प्रभावित जनसंख्या कहां पर निवास करती है? तो 82% निवास कहां पर करती है? तो उत्तर प्रदेश में करती है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, 44वां प्रश्न क्या है कि एशिया का सबसे बड़ा न्यायालय कहां पर है? तो एशिया का सबसे बड़ा न्यायालय आपके उत्तर प्रदेश का ही उच्च न्यायालय, ठीक है, आपके उत्तर प्रदेश का ही उच्च न्यायालय जो है वह एशिया का सबसे बड़ा न्यायालय है। तो आंसर आपको पता लग ही गया है कि प्रयागराज, है ना, प्रयागराज। क्लियर है पॉइंट? आइएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 45वां प्रश्न कि यूपी की राज्यों को स्पर्श करती है, यानी कि यूपी कितने, यहां पर आप
राज्य कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो यहां पर प्रश्न अब तथ्यात्मक रूप से बनेगा, देखिएगा, समझिएगा। चलिए हम मैप बना लेते हैं, समझिएगा। एक मिनट होल्ड करिएगा, लाइट चली गई है। हाँ, तो देखिएगा उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, आइएगा देखिएगा, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। देखिए ये उत्तर प्रदेश का मैप है। अब आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यहां से पीलीभीत, आपका पीलीभीत जिला स्टार्ट हो जाता है और कहां तक है, महराजगंज तक, है ना। महराजगंज तक क्या है, ये वास्तव में यहां पर आपका पूरा नेपाल है। क्या है, नेपाल। क्लियर है पॉइंट, बात समझ में आ रही है। ये आपका क्या है, ये यहां पर उत्तराखंड है। क्या है, उत्तराखंड। क्लियर है पॉइंट। अब इसके बाद में बिल्कुल ध्यान से समझना है कि यहां से ये आपका है ना, सबसे पूर्वी राज्य कौन सा, जिला कौन सा हो गया, बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जो जिला है वह बलिया है ना। आ रही है बात समझ में। तो यहां से लेकर ये आपका यहां तक बिल्कुल ये आपका क्या हो गया है, बिहार हो गया है। और यहां से बिहार से लेके यहां से लेकर ये आपका झारखंड हो गया है। क्या हो गया है, झारखंड। ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया है, छत्तीसगढ़ हो गया है। क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में। उसके बाद बिल्कुल ध्यान से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे ज्यादा जो सीमा बना रहा है वह वास्तव में क्या है, वह वास्तव में मध्य प्रदेश है। क्या है, मध्य प्रदेश। ये देखिएगा यहां पर ये क्या है, ये आपका एमपी अर्थात मध्य प्रदेश राज्य हो गया। उसी के बाद यहां पर जो है आपका ये यहां पर इस तरह से ये यहां पर क्या है आपका राजस्थान। क्या है, राजस्थान। क्लियर पॉइंट। और ऊपर ये उत्तराखंड हो गया है, यहां से ही आपकी सीमा है ना, फैजाबाद क्या है, एक बैराज है। कहां पर, सहारनपुर में, है ना। फैजाबाद क्या है, एक बैराज है। कहां पर, सहारनपुर में। तो यहां पर क्या है वास्तव में, यहां पर आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है। और यहीं पर आपका यमुना नदी क्या कर रही है, प्रवाहित हो रही है। अब यमुना नदी प्रवाहित हो रही है तो उसके कारण क्या बन गया है, यानी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की जो सीमा बनाती है वह कौन सी नदी है, वह आपकी यमुना नदी है। तो ये क्या हो गया है, हरियाणा। क्या हो गया है, हरियाणा हो गया है। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब बिल्कुल काउंट करके देखिएगा आप कितने स्पर्श कर रहे हैं, 8 राज्य स्पष्ट कर रहे हैं। कितने, 8 राज्य। प्रश्न को समझिएगा, बहुत ही तथ्यात्मक रूप से प्रश्न बन रहा है। देखिएगा पहला कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। दूसरा है आपका उत्तराखंड। तीसरा है आपका बिहार। चौथा है आपका झारखंड। पांचवा है आपका छत्तीसगढ़। छठा आपका कौन सा है, मध्य प्रदेश। सातवां कौन सा है आपका राजस्थान। और आठवां कौन सा है, आठवां है आपका हरियाणा। ये तो बात हुई राज्यों की, बिल्कुल ध्यान से समझना है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए, यहां पर शब्द दे दिया गया कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कुल कितने राज्यों को स्पर्श करता है, तो यहां पर संख्या आपकी 9 आएगी। अब आप कहेंगे सर 8 आपने गिनवाए हैं, 9वां कौन सा है, तो 9वां वास्तव में यहां पर क्या है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली वाला क्षेत्र है। कौन सा, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार बार परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। पेन डाउन कर लीजिएगा, सारे जिले हमने काउंट करा दिए, आप लिख लीजिएगा वहां से। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न ये कह रहा है 46, उत्तर प्रदेश देश की सीमा को स्पर्श करता है। तो अभी हमने बनाया था नेपाल, सिर्फ और सिर्फ नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश। अगला देखिए 47वां प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, बुंदेलखंड का तापमान, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ज्यादा होता है। तो किसके कारण होता है, तो वास्तव में बुंदेलखंड का जो तापमान ज्यादा रहता है वह वास्तव में कर्क रेखा,
लिख लीजिएगा कर्क रेखा के कारण। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न ऐसे ही मिलेगा आपको, कर्क रेखा के समीप कर लीजिएगा। देखिएगा होता क्या है, इसको समझिएगा तथ्यात्मक रूप से। ये आपका ग्लोब है, पृथ्वी है। अब ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसे हम अन्य नाम से किसे जानते हैं, विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? अब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कितना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो जो उत्तरी अक्षांश रेखा है इसको हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क रेखा। तो और इसको क्या कहते हैं, इसको हम मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, मकर रेखा। तो जो सूर्य विचरण करता है, सूर्य जो विचरण करता है वह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही करता है। यानी कि सूर्य की किरणें, बिल्कुल ध्यान समझना है, सूर्य की जो किरणें हैं वह वास्तव में, बिल्कुल ध्यान समझना है, क्योंकि आपको पता है कि 21 जून को क्या है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। कारण क्या है, क्योंकि सूर्य की लंबवत किरणें किस पर पड़ रही हैं, कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रही हैं। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है? अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना एक एक कंटेंट को, ठीक है? देखिएगा, अब जब मकर रेखा पर सूर्य है तो फिर भी कर्क रेखा पर उसकी किरणें पड़ेंगी। पॉइंट क्लियर है? क्योंकि सूर्य क्या कर रहा है, विचरण करता है मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में। क्लियर है पॉइंट? इसको ऐसे समझिएगा आप, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, ये आपकी कर्क रेखा है। क्या है, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा पर जो किरणें लंबवत पड़ रही है सूर्य की, वे 21 जून को पड़ रही है। क्लियर है पॉइंट? बात समझ में आ रही है? सूर्य की जो लंबवत किरणें पड़ रही हैं वह 21 जून को पड़ रही हैं। अब देखिएगा यहां पर क्या है, 22 मार्च को सूर्य की लंबवत किरणें कहां पर पड़ती हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर पड़ती है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब यहां से 21 जून के बाद में सूर्य क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। तो यहां पर भी 23 सितंबर, कितना, 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें कहां पड़ रही हैं, फिर विषुवत रेखा पर पड़ रही हैं। उसके बाद में जो मकर रेखा है, मकर रेखा पर जो लंबवत किरणें पड़ती हैं वह 22 दिसंबर को पड़ती हैं। कितनी, 22 दिसंबर। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? तो सूर्य क्या करता है, विचरण करता है, जिसके कारण क्या होता है, कर्क रेखा पर वर्ष भर क्या होती है, सूर्य की किरणें पड़ती रहती हैं, जिसके कारण क्या होता है, यह तापमान ज्यादा रहता है। पॉइंट क्लियर है? जिसने ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है हमारा ज्योग्राफी का, तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर हमने देशांतर अक्षांश के बारे में पूर्ण चर्चा की है। ठीक है, आइएगा अगला फैक्ट समझिएगा। अगला फैक्ट क्या कहता है, 48वां फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए, इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा, स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान शुरू किया। तो कब शुरू किया गया था, प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था वह किस वर्ष में स्टार्ट किया गया था, तो वह सन 2000 में स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, 49वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, टैट वालों के लिए रामबाण है भैया, बता रहे हैं हम, विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। तो यूपी में जो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था वह चित्रकूट में किया गया था। कहां पर, चित्रकूट में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे आपको और ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। आइएगा 50वां प्रश्न देखिएगा, यूपी में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया। तो 1995 में किया गया। कब, 1995 में क्या किया गया, मिड डे मील प्रारंभ किया गया। स्कूल में बच्चों को क्या दिया जाता है, सतुआ वगैरह दिया जाता है ना,
है ना, उन्हें खाने के लिए, पोषण के लिए क्या किया जाता है? प्राथमिक विद्यालयों में उनको पोषण के लिए आहार दिया जाता है। तो वह किसके अंतर्गत आता है? वह मिड डे मील के तहत आता है। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? चलिएगा अगला प्रश्न समझिएगा। अगला प्रश्न है 51वां प्रश्न। यूपी में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है आपका वह पूर्वी क्षेत्र है। क्या है? पूर्वी क्षेत्र। इसको समझिएगा, ये क्या है? ये आपका उत्तर प्रदेश है। अब आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, गंगा प्रवाहित हो रही है ना, गंगा प्रवाहित हो रही है। तो गंगा की जो सहायक नदी है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, है ना, महानंदा। तो वास्तव में घाघरा से और कोशी से क्या होता है कि अब आप बिल्कुल ध्यान से समझना है इस फैक्ट को कि पूर्वी क्यों हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ध्यान से समझना है, गंगा प्रवाहित होती है। अब गंगा की जो सहायक नदी है घाघरा और कोसी, ठीक है, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है ना। अब आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, होता क्या है कि नदियां पर्वतों से आती हैं, तो पर्वतों से जब वह आ रही हैं तो उनके अंदर गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है ना। जब उनके अंदर गतिज ऊर्जा होती है तो गतिज ऊर्जा, एक मिनट होल्ड करिएगा। तो जब पर्वतों से नदियां आती हैं तो क्या लाती हैं? साथ में बालू, गाद, अवसाद लेकर आती हैं। जब बालू, गाद, अवसाद वे साथ में लेकर आ रही हैं तो होता क्या है कि जहां उनको प्रवाहित होना था वहां पर तो प्रवाहित नहीं हो पाती हैं और दूसरे जिले से निकलना शुरू कर देती हैं, है ना। बात समझ में आ रही है? चलिएगा आइएगा, हमने नदियों के, जब हम नदियां पढ़ा रहे थे तो हमने पूर्ण चर्चा की है गंगा के बारे में, कोशी के बारे में। वहां पर आप नदी के वाले वीडियो जाकर देख सकते हैं। आइएगा 52वां प्रश्न देखिएगा। 52वां प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार, उत्तर प्रदेश में पहली बार वर्ष, देखिएगा 2 प्रश्न बनेंगे यहां पर, वर्ष 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक, यानी कि जो रोज, डेली दैनिक समाचार, दैनिक समाचार, इसको अंडरलाइन करिएगा समाचार को, दैनिक समाचार, ठीक है। नाम देखिएगा क्या है? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के संस्थापक, या संस्थापक नहीं, संपादक, संपादक कौन थे? तो वास्तव में इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? अब देखिए यहां से 3 प्रश्न बन रहे हैं आपके। पहली बात तो यह है कि पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में पहली बार दैनिक समाचार कब प्रारंभ किया गया? तो 1887 में किया गया। दूसरा ही प्रश्न क्या बनेगा कि उत्तर प्रदेश में पहली बार दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या था? तो हिंदुस्तान था। तीसरा प्रश्न क्या बनेगा? तीसरा प्रश्न यह बनेगा कि उत्तर प्रदेश में पहली बार जो 1887 में समाचार, दैनिक, दैनिक का मतलब डेली, पहले साप्ताहिक चलते थे, सप्ताह में एक बार आता था, फिर क्या हुआ? रोज क्या होने लगा? प्रकाशित होने लगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं? दैनिक समाचार। क्लियर है पॉइंट? तो वह संस्थापक कौन थे? तो इसके संपादक मदन मोहन मालवीय साहब थे। पॉइंट क्लियर है? चलिएगा आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे इससे भी महत्वपूर्ण आपको प्रश्न मिलेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा, है ना। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं जो बार बार कक्षाओं में रिपीट होते हैं। क्लियर है पॉइंट? चलेगा, आइएगा स्टार्ट करते हैं। अगला फैक्ट समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। चलिए अगला है 53वां प्रश्न, देखिएगा कि सूफी संत, सूफी संत इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा सलीम, सलीम चिश्ती की दरगाह, सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये फतेहपुर में है, फतेहपुर में है। पॉइंट क्लियर है? चलिएगा
फतेहपुर, पूरा लिख लीजिएगा, फतेहपुर सीकरी में। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न देखिएगा, 54वां प्रश्न क्या कह रहा है कि यूपी में बारिश में मौसम में गीत गाए जाते हैं। यानी कि बारिश के मौसम में जो लोक गीत गाया जाता है उसका नाम क्या है? तो कजरी है। क्या नाम है? कजरी। और ये वास्तव में बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। किसमें? बुंदेलखंड क्षेत्र में, जो कहां से? ललितपुर से लेकर सोनभद्र तक पड़ता है। आइएगा अगला प्रश्न देखिएगा, 55वां प्रश्न। 55वां प्रश्न क्या कह रहा है कि आगरा की मोती मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। तो किसने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था। किसने? शाहजहां ने। 3 प्रश्न बनेंगे, यहां से देखिएगा। शाहजहां, ठीक है। देखिएगा पहला पॉइंट तो यही है कि मोती मस्जिद कहां पर स्थित है? तो आगरा में स्थित है। दूसरा ही प्रश्न क्या बनेगा कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था। तीसरा प्रश्न बनेगा मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कहां पर कराया था? तो आगरा में कराया था। प्रश्न कैसे भी आपसे घुमा कर पूछा जा सकता है। ठीक है, आइएगा स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। 56वां प्रश्न देखिएगा। 56वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है कि भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लिखेगा लेखकों, या लेखक करेगा, हिंदुस्तानी लेखक, बहुत इंपॉर्टेंट, धनपत राय, इसको इन्वर्टेड कोमास में करेगा, धनपत राय को नाम से जाना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा। पहली बात तो यह है कि 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक जिन्हें धनपत राय के नाम से जाना जाता है वह कौन है? वह मुंशी प्रेमचंद्र है। मुंशी प्रेमचंद, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा जाता है। 57वां प्रश्न देखिएगा कि वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? यानी कि वाराणसी में, देखिए बहुत, इसमें भी 3 प्रश्न बन रहे हैं। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर, ये शिव को समर्पित है। किसको? शिव को समर्पित है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो रानी अहिल्याबाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, रानी अहिल्याबाई ने से कराया था। अब प्रश्न को समझिएगा, पूछा जाएगा कि रानी अहिल्याबाई द्वारा विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किस शहर में कराया गया था? तो वाराणसी में कराया गया था। किसने कराया था? तो वह रानी अहिल्याबाई ने कराया था। क्लियर पॉइंट? आइएगा 58वां प्रश्न देखिएगा। हरिवंश राय बच्चन का काव्य संग्रह क्या कहलाता है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो मधुशाला कहलाता है। क्या कहलाता है? मधुशाला। पॉइंट क्लियर है। और हरिवंश राय बच्चन किसके पिता हैं? तो अमिताभ बच्चन, अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, है ना। और इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। कहां पर हुआ था? प्रयागराज में। 59वां प्रश्न देखिएगा। आत्मकथा, ये आत्मकथा है। आत्मकथा का शीर्षक, इसे इन्वर्टेड कोमास में करिएगा, गोल है। तो एक आत्मकथा है किसकी? मेजर, लिख लीजिएगा, हॉकी के प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो शीर्षक गोल है।
है ना, हॉकी प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद जी। ठीक है, आइएगा आखिरी प्रश्न है 60वां प्रश्न। पूछा जाता है कि राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहां पर हुआ था? तो यूपी में हुआ था, अर्थात उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगर जिला भी आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या होगा? झांसी। तो ये आज के 60 प्रश्न थे जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आप हमें बताइएगा लाइक और कमेंट के माध्यम से कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, एक वीडियो और रहेगी, वो छोटी रहेगी। ठीक है, हाँ वो छोटी रहेगी और उससे भी आपके प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा। और जो नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।